स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव ट्यूशन क्लास। स्टूडेंट, यदि आप इस चैनल पे नए हो और आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो आते हैं उसके नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो स्टार्ट करता हूं। जो वीडियो लेकर आए वो है फांसीवाद। फांसीवाद को इंग्लिश में फांसीज्म कहते हैं और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ऐसे कई टॉपिक हैं जो बहुतों को नहीं पता है, तो ऐसे टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। और सबसे मेन है कि मैंने आपके लिए लिख के रख रखा है, क्योंकि साथ के साथ लिखने से क्या होता है, एक तरीके से हैंड राइटिंग जो वो समझ में नहीं आती है। तो ये जो टॉपिक है फांसीवाद, जो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में कई बार आता है, ठीक है। तो इसमें सबसे मेन है कि फांसीवाद का अर्थ क्या है। तो फांसीवाद फासिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है। तो सबसे मेन जो फांसीवाद है वो फासिज्म शब्द का क्या है, हिंदी रूपांतरण है। ये आपको एक वर्ड लाइन याद करनी है। तो इसकी उत्पत्ति जो है इटली भाषा के फैसियो से हुई है। इसकी उत्पत्ति किस हुई है, फैसियो से हुई है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि फांसीवाद जो है इसको अंग्रेजी में फासिज्म कहते हैं और ये हिंदी का रूपांतरण शब्द है और इसकी उत्पत्ति इटली भाषा के फासिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है लकड़ी का गट्ठर या कुल्हाड़ी। तो लकड़ी का गट्ठर है, कुल्हाड़ी मतलब एकजुट रहना और एक तरीके एकजुट रहना और अपनी एक तरीके कठोर नीति अपनाना, एक तरीके कह सकते हैं। तो इसमें सबसे मेन है कि लकड़ी का गट्ठर का जो अर्थ होता है वो होता है एकता और कुल्हाड़ी का अर्थ होता है शक्ति। तो ये बहुत शॉर्ट तरीके से मैंने आपको बताया है। तो मैं एक बार और रिपीट करता हूं कि फासिज्म शब्द जो है हिंदी का रूपांतरण है, इसकी उत्पत्ति जो है वो इटली भाषा के फैसियो से हुई है और जिसका अर्थ होता है लकड़ी का गट्ठर और कुल्हाड़ी। तो लकड़ी का गट्ठर का क्या अर्थ होता है, एकता, और कुल्हाड़ी का अर्थ होता है एक तरीके शक्ति। तो ये दोनों मिलकर एक तरीके से अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं। नेक्स्ट है, यह चिन्ह रोमन राज्य के राष्ट्रीय एकता का चिन्ह माना जाता है। तो ये जो चिन्ह सिंबल जो है वो राष्ट्रीय एकता, यूनिटी का एक तरीके से प्रतीक माना जाता है या चिन्ह माना जाता है। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में बड़ी मात्रा में जो भी आंदोलन हुए, राजनीतिक आंदोलन हुए, उसे फांसीवाद का नाम दिया गया। तो मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में जो भी राजनीतिक आंदोलन हुए उसको एक तरीके से क्या कहा गया, फांसीवाद का नाम दिया गया। नेक्स्ट, उसके बाद इसका मुख्य उद्देश्य है तानाशाही राज्य की स्थापना करना। तो इसका मेन उद्देश्य है तानाशाही राज्य की स्थापना करना और इसका जो है शासकों और पूंजीपतियों का पूरा समर्थन प्राप्त था। पूंजीपति क्या होता है, कैपिटलिज्म, जो उनका पूरे एक तरीके से सपोर्ट इनको मिला हुआ था, क्योंकि फांसीवाद है। फांसीवाद क्या होता है, जिसमें एक तरीके से एकता बनाए रखना। तो इसमें सबसे मेन जो था तानाशाही राज्य की स्थापना करना, एक कठोर शासन की स्थापना करना और शासकों का पूरा समर्थन प्राप्त था। पूंजीपति और शासकों, पूंजीपति और उद्योगों शासकों का एक तरीके से समर्थन प्राप्त था। अब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई मैं आपको बताता हूं। फांसीवाद की उत्पत्ति कैसे हुई, तो उस पर बात करते हैं कि फांसीवाद की उत्पत्ति कैसे हुई। तो सबसे पहला जो फर्स्ट पॉइंट है, मुसोलिनी द्वारा इटली में शुरू की गई तानाशाही राजनीति को फांसीवाद कहा गया। जो इटली में तानाशाही शुरू की गई थी इसको फांसीवाद का नाम दिया गया। नेक्स्ट है, फांसीवाद विचारधारा के अनेक अंग हैं। जैसे कि आप मान सकते हो कि इसके अंग कौन कौन से हैं। तो सबसे मेन है नस्लवाद, वर्गवाद, राज्यवाद, साम्राज्यवाद, सैन्यवाद, इसके प्रमुख अंग है। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि मुसोलिनी द्वारा इटली में जो तानाशाही स्थापित की गई उसको एक तरीके से फांसीवाद के रूप में देखा गया। नेक्स्ट, फांसीवाद विचारधारा के अनेक अंग हैं। नस्लवाद, वर्गवाद, साम्राज्यवाद, सैन्यवाद, ये सारे एक तरीके से प्रमुख अंग के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट, इनको आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो इसमें। नेक्स्ट, इसे सर्वाधिकारवाद और का व्यवहारिक रूप माना जाता है। सर्वाधिकार मतलब सबका एक तरीके से देखा जाए, सबके हित के लिए। तो नेक्स्ट इसमें है, इटली में फांसीवाद के अनेक के आंदोलन की शुरुआत 1919 में हुई और 1919 मतलब जब ये प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद का समय था। और इसमें सबसे मेन जो इटली था, इटली को क्या हुआ, एक तरीके से इसमें ज्यादा फायदा नहीं हुआ और आर्थिक रूप से इसको एक तरीके से काफी नुकसान हुआ। तो सबसे मेन इसमें था कि 1919 में शुरू हुआ और प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद का समय था और इसमें एक तरीके से इसको नुकसान बहुत हुआ आर्थिक रूप से। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध के रूप में मित्र राष्ट्र की तरफ से इटली ने भाग लिया। अब इसमें क्या हुआ कि मित्र राष्ट्र के रूप में इटली ने भाग लिया और भाग लेने के बाद क्या हुआ, जो मैंने आपको बताया कि आर्थिक रूप से क्या हुआ, उसका रूप से बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। तो ये एक तरीके से उसकी उत्पत्ति थी। अब बात करते हैं, अब चर्चा करते हैं कि इसके प्रमुख सिद्धांत क्या थे, जो कई बार पूछे जाते हैं। फांसीवाद के प्रमुख सिद्धांत क्या थे, मतलब जो भी सिद्धांत, जो थ्योरी थी वो क्या क्या थी इसकी। सबसे मेन जो है, पहला है, फांसीवाद एक व्यवहारिक आंदोलन था। तो ये क्या, एक व्यवहारिक आंदोलन था और जिसमें किसी निश्चित सिद्धांत का अभाव पाया गया है। मतलब कोई भी निश्चित एक तरीके से सिद्धांत नहीं था। निश्चित मतलब परमानेंटली एक तरीके से कोई भी वो नहीं था, सिद्धांत नहीं था, तो इसलिए इसका अभाव पाया गया है। मुसोलिनी का खुद
कहता है कि हम कार्य में विश्वास रखते हैं। तो मुसोलिनी जो है वो कहते हैं कि हम कार्य में विश्वास रखते हैं, बातों में विश्वास नहीं रखते हैं। तो ये उनकी बात थी। नेक्स्ट है फांसीवाद उग्र राष्ट्रवाद का प्रबल राष्ट्रवाद में विश्वास करता है। तो फांसीवाद क्या है, इसका तीसरा जो सिद्धांत है, पहला सिद्धांत पढ़ा कि वो व्यवहारिक आंदोलन था और निश्चित सिद्धांत का अभाव था। सेकंड जो था सिद्धांत वो था इसमें जरूरी, फर्स्ट में था मुसोलिनी खुद कहते हैं कि विश्वास किसमें विश्वास रखते हो, कार्य में विश्वास रखते हैं और बातों में नहीं रखते। नेक्स्ट उनका दूसरा जो सिद्धांत था फांसीवाद उग्र राष्ट्रवाद और प्रबल राष्ट्रवाद के एक तरीके से में विश्वास रखते थे। नेक्स्ट जो तीसरा सिद्धांत है फांसीवाद राज्य की संपूर्ण सत्ता में विश्वास रखते हैं। तो तीसरा जो सिद्धांत है वो कहता है कि जो संपूर्ण सत्ता है वो एक के पास होनी चाहिए और उसमें विश्वास रखते थे संपूर्ण सत्ता में कि पूरी तरह सत्ता होनी चाहिए। नेक्स्ट है चौथा जो सिद्धांत है फांसीवाद तर्क वितर्क में विश्वास नहीं करते थे, वो तर्क और वितर्क में विश्वास नहीं रखते थे, वह समय तथा परिस्थितियों का स्वाभाविक प्रवृत्तियों में विश्वास रखते थे, मतलब समय और परिस्थिति जैसी आएगी उस पर विश्वास रखते थे। नेक्स्ट है इसमें कि फांसीवाद स्वतंत्रता और उदारवाद, मतलब स्वतंत्र मतलब लिबर्टी और उदारवाद मतलब लिबरलिज्म नेक्स्ट का विरोधी थे। तो ये लिबरलिज्म और एक तरीके से लिबर्टी के एक तरीके से विरोधी अगेंस्ट है, जो अनुशासन और कठोर शासन में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि एक तरीके से स्ट्रिक्ट जो है शासन होना चाहिए और कठोर शासन होना चाहिए, उसमें विश्वास रखते थे। नेक्स्ट है फांसीवाद लोकतंत्र और संसदीय शासन, मतलब लोकतंत्र में डेमोक्रेसी और संसदीय शासन मतलब पार्लियामेंट्री जो गवर्नमेंट होती है उनके विरोधी थे और वो कुलीन तंत्र में विश्वास रखते थे। तो ये जो सिद्धांत है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने बहुत शॉर्ट तरीके से समझाया ताकि आपको एक तरीके से क्लियर हो जाए। तो पहला फांसीवाद जो व्यवहारिक आंदोलन था और मुसोलिनी का कहना है कि खुद के कार्यों पर विश्वास रखते हैं, बातों पर विश्वास नहीं रखते हैं और इसमें निश्चित अभाव पाया गया है। फांसीवाद उग्र राष्ट्रवाद और प्रबल राष्ट्रवाद के समर्थक थे। तीसरा जो था फांसीवाद राज्य संपूर्ण सत्ता में विश्वास रखते थे। चौथा फांसीवाद तर्क और वितर्क में विश्वास नहीं रखते थे और वो जो भी परिस्थिति होती थी, जो सिचुएशन होती थी उसके आधार पर एक तरीके विश्वास रखते थे कि क्या सिचुएशन होगी उस पर जब भी विश्वास रखना एक तरीके से उनका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है फांसीवाद स्वतंत्रता और उदारवादी लिबरलिज्म और लिबर्टी के एक तरीके अगेंस्ट थे और वह शासन कुलीन जो भी उनका अनुशासन और कठोर शासन पर विश्वास रखते थे। फांसीवाद लोकतंत्र और एक तरीके से संसदीय शासन प्रणाली के विरोधी थे। तो ये एक तरीके से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने आपके सामने रखे और ऐसे ही जो टॉपिक है जैसे फांसीवाद है नेक्स्ट टॉपिक ऐसे ही लेकर आऊंगा ताकि ये जितने भी टॉपिक हैं आपके एक तरीके क्लियर हो। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।